पर स्वागत लोपामुद्रा आपण देखुछंती कलिंग भारत देखिबा वर्तमान समय देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर संपूर्ण भारत रे। हमारा साफ लक्ष्य है कि हमको उत्पादन केवल राष्ट्रीय औसत नहीं, यहाँ की जितनी क्षमता और संभावना है राष्ट्रीय औसत से भी ज्यादा करना है। देखिए, तीन प्रमुख लक्ष्य जो केंद्र में हम रख के काम करते हैं प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देशों के अनुरूप। नंबर 1, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है। 140 करोड़ भारतवासी अन्न के लिए, फल के लिए, सब्जी के लिए, दूध के लिए दुनिया के किसी देश की तरफ हाथ ना फैलाए, क्योंकि आज कोई भरोसा नहीं कि वैश्विक परिस्थिति कैसी हो जाए। कल कोई देने से इनकार कर दे तो क्या कर देंगे। जैसी परिस्थिति आज हमको समझ के चलना पड़ेगा। इसलिए हम आत्मनिर्भर बने, नहीं पसारेंगे हाथ, हमारे देश की जनता का पेट हम भरेंगे। उसके लिए पर्याप्त खाद्यान्न, फल हो, सब्जियां हो, दलहन हो, तिलहन हो पैदा करेंगे। दूसरा, खाद्यान्न तो चाहिए, लेकिन खाद्यान्न में पोषण भी चाहिए। पोषण युक्त आहार उपलब्ध कराना है। और इससे भी आगे तीसरा जो लक्ष्य है, किसानों की बेहतर आजीविका, आय बढ़ाना है, सुनिश्चित करना है, वो सुखी जीवन की है। अन्नदाता सुखी भव, ये हमारा लक्ष्य है। और इसके लिए उत्पादन बढ़ाना, लागत घटाना, उत्पादन के ठीक दाम देना, नुकसान हो जाए तो भरपाई करना, कृषि का विविधीकरण, क्योंकि केवल धान और गेहूं से काम नहीं चलेगा, दलहन भी चाहिए, तिलहन भी चाहिए। उसका उत्पादन हम कैसे बढ़ाएं, उस पर बात करना। हम फल, सब्जियां, अब ये क्षेत्र कई जिन्हें रिकॉर्ड बनाए, उड़ीसा, झारखंड की सब्जियां और फल दुनिया पूरे हिंदुस्तान में जा रहे हैं। एक्सपोर्ट की संभावना है बिहार की। हाँ, दुबई जा रहा है। आम के कई प्रकार देखकर, एक आम के भाव हमने पूछे कौन सा था, वो बोले 1000 रुपया किलो। इनका ये कौन खाता होगा, बोले मेडिसिनल वैल्यू है, ये उड़ीसा में पैदा होगा। बिहार की लीची दुनिया जानती है, और बंगाल में तो इतनी संभावनाएं। स्वस्थ श्यामला भूमि बंगाल की ठीक दिशा अगर दे दी जाए तो बंगाल चमत्कार कर सकता है। छत्तीसगढ़ को वैसे ध्यान का पटोला है, झारखंड भी कम नहीं। मैं जब रांची और उसके आसपास गया तो वहां की सब्जियां देख के मैं मन आनंद और प्रसन्नता से भर गया। हमारे सामने जो समस्याएं, बहुत संक्षेप में उनका जिक्र करके अपनी बात खत्म करूंगा। एक जिसपे हम सबको मिलकर काम करते हैं, वो है हमारे किसान के पास लैंड होल्डिंग कम है। जोत के आकार हमारे छोटे हैं। पूर्वी भारत की आबादी घनी है। अब आप इन सब राज्यों को देखें, घनी आबादी तो छोटी छोटी खेती है। तो इस छोटी खेती में कैसे फायदे की खेती, और इसलिए इंटीग्रेटेड फार्मिंग मैं सभी मित्रों से कहना चाहता हूं, अधिकारी मित्रों से भी, कि इसको केवल नारा मत रहने दो। इंटीग्रेटेड फार्मिंग मतलब केवल अनाज से काम नहीं चलेगा। अनाज के साथ थोड़े से में फल भी, सब्जियां भी, मछली पालन, पशुपालन, मधुमक्खी पालन, कृषि वानिकी, अलग अलग गतिविधियां करनी पड़ेगी। 2, 3, 4 गतिविधि एक किसान करेगा तो निश्चित तौर पर आमदनी बढ़ेगी। तो एक इंटीग्रेटेड, और मैं ऐसे भी कहता हूं कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग के जो मॉडल आपने बनाए हैं वो केवल मॉडल ही न बने। आप सबको मेरा नमस्कार। आप सबको श्री जगन्नाथ जी की धरती पर स्वागत है। पूर्व क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन 2026 के लिए ओडिशा को चुना गया है। इस महत्वपूर्ण एवं गरिमामय मंच पर आप सभी का स्वागत करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। सबसे पहले मैं केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अपनी गरिमामय उपस्थिति से इस मंच को सुशोभित किए हैं। आज की इस सम्मेलन में बिहार, छत्तीसगढ़ के माननीय कृषि मंत्रियों का भी उपस्थित, और पश्चिम बंग सरकार के खाद्य जोगान मंत्री की उपस्थित, और उसके लिए मैं स्वागत करता हूं। आज वहां पूर्वी राज्यों के लिए कृषि क्षेत्र के भविष्य का एक रोड मैप तैयार करने के लिए व्यापक चर्चा वहां
दिन भर होगी और इस चर्चा में भाग लेने वाले सभी अधिकारीगण, कृषि वैज्ञानिकगण और विशेषज्ञों को जब सारी अधिकारीगण वहां उपस्थित रहे तो मैं आप सब लोगों को इसी आधार पर आप लोगों को स्वागत करता हूं। सम्मानित सारी प्रतिनिधिगण, आज हम सब यहाँ एक विशेष परिस्थिति में सम्मिलित हुए हैं। जैसे कि आप सभी को मालूम है, पिछले 2.5 महीने से भी ऊपर मध्य प्राच्यों में युद्ध की परिस्थिति बनी हुई है। पेट्रोल डीजल की संकट के साथ ये कृषि क्षेत्र को भी प्रभावित कर रहा है, क्योंकि युद्ध की वजह से खाद्य उत्पादन के लिए जरूरी कच्चा माल उत्पादन में भी परेशानी आज हम हो रहे हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हम सबको इसी विषय पर सतर्क किए हैं और हमारे किसान समाज को खाद का इस्तेमाल कम करने के लिए आह्वान दिए हैं। जितना जरूरी है इतना ही खाद व्यवहार करना चाहिए। हमारा किसान भाई और बहनों को भी प्रधानमंत्री जी के आह्वान को गंभीरता के साथ विचार करना आज का दिन में जरूरी है। हमें प्राकृतिक कृषि को अपनाना होगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा रासायनिक खाद और कीटनाशक के उपयोग से मिट्टी धीरे धीरे प्रदूषित होने जा रहा है। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं, रासायनिक खाद के उपयोग से धरती माता को बहुत पीड़ा होती है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में कृषि क्षेत्र में निरंतर विकास हो रहा है। आज भारत लगभग सभी प्रकार कृषि उपज में आत्मनिर्भर है। आज हमारा देश सिर्फ कंजप्शन करने की अर्थनीति नहीं है, आज भारत रिकॉर्ड एक्सपोर्ट भी करता है। ये संभव हुआ माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शी विजन और इस विजन को सार्थक करने के लिए विभिन्न योजनाओं की क्रियान्वयन से। माननीय शिवराज जी खुद एक किसान है, इसलिए हम सब लोग आज बहुत गर्व की बात करते हैं भी है। आज भंडारी पोखर महिला माने प्रमाण करछंती सेमाने नवीन पटनायक सहित अछंती, बिजू जनता दल सहित अछंती, शंख चिन्ह सहित अछंती। बिजू जनता दल को भल पाती, सेमाने बिजू जनता दल को भल पाई आज बहु परिमाण में महिला ये अभियान में शामिल होइछंती। भाई मान गोटे कथा अनुरोध करी सांबादिक भाई मान आपण मैंने पचारू ना जो 2023 जो बिल पास होता कहीं से कार्यकारी करूना। मु 30 तारिख जो विधानसभा पर सांबादिक भाई मान पचारि, सांबादिक भाई मैंने कहले से साइलेंट अच्छा कि कहूना। आपण मैंने पचारतु आमर 2023 जो बिल लोकसभा पारित है एवं राष्ट्रपति महोदय अनुमोदन कले ताकू कार्यकारी न करिकी ये लोक महिला मान कहीं भुआ बुलाऊं, ये जो भुआ बुलाऊं से कथा महिला मैंने जाणीगला। एमाने सुधु मिछ कथा कहते, दर दाम वृद्धि की रोकवा, कृषक मान समस्या को रोकवा, ए विफल होता सरकार तांकर दोष को लुचाइवा मिछ कौन जन आक्रोश, निजे जन आक्रोशर शिकार हेले। आज भंडारी पोखर ठारे महिला माने प्रमाण कर देइछंती बीजेपी सरकार डबल इंजिन सरकार किभଳି भाबरे जन आक्रोशर शिकार हेछि। आगे प्रत्येक कथार अभियोग कराउछि पूर्वरु 24 वर्ष जा होतिला पूर्व होतले एबे हो असुविधा कोन अछि कोन होतिला 24 वर्ष कोन होतिला 24 वर्ष रे कोन ये डॉलर जाई कि पहुंचला 96 टका पहुंचला पूर्व आइतिला पूर्व गैस रेट कोन 1200 टका थिला पूर्व कोन या हेतिला पूर्व कोन ओडिसा नारी निर्यातन 1 नंबर आइतिला पूर्व कोन अमेरिका एडवाइजरी जारी करथिला ओडिसा को जीवन नै कई पूर्व कोन या हेतिला
ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲେ କଣ ନା ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଏଇ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସବୁ କରିଛନ୍ତି। ସକାଳେ ଘଟଣାକୁ ନେଇକି ବିଜେପି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୋଷ ଲଦିଲା ବିଜେଡି ଉପରେ, କହିଲେ ସେତେବେଳେ ସାଇକେଲରେ ଶବ ଯାଉଥିଲା, ଏବେ କଙ୍କାଳ ଉଠିଲା, ଅସୁବିଧା କଣ ଅଛି ସେ କଥା ବି ସେ କହିଥିଲେ। ନା ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧା କଣ? ବେହିଆଙ୍କର ମୁହଁରେ ଯଦି ବଥ ହେଲା କହିବା ମୋ ମୁହଁ ଫୁଲିଛି, ବେହିଆଙ୍କୁ ଯେତେ କଥା କହିଲେ ବି ତାଙ୍କର ବାଧୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା ଦେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ମିଛ କହି କୋଉ ବାଟରେ ଗୋଟେ ପାର ହେବେ ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବା ସମୟରୁ ଆମେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ବଜାରରେ ଅହେତୁକ ଦର ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିଛେ, ଯେଉଁଟାକି $70 ବଢ଼ିକିରି ପାଖାପାଖି $140 ମଧ୍ୟ ଛୁଇଁଥିଲା। ଭାରତ କିଣୁଥିବା କ୍ରୁଡ୍ ଅଏଲ୍ $154 ବି ଛୁଇଁକିରି ଆଜି $113-14 ରହିଛି। ସୋ ୟା ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଦର ଏତେ ବୃଦ୍ଧି ହେଇଛି ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରୁ ତେଲର ମୁଭମେଣ୍ଟରେ ଏଫେକ୍ଟେଡ୍ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ 2 ସପ୍ତାହ ଲମ୍ବା ବାଟ ଧରିକି ଅନ୍ୟ କେତୋଟି ଦେଶଠୁ ତେଲ କିଣିକିରି ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ବାଟେ ତେଲ ନେଇକି ଆସୁଛେ। ସୋ ଆମର ପରିବହନ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିଲା, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିଲା, ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବଜାରରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମଧ୍ୟ ମହଙ୍ଗା ହେଇଛି। ଏ ତିନିଟା ଯାକ ଫ୍ୟାକ୍ଟରକୁ ଯଦି ମିଶାଇ ଦେବା, ତୈଳ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ କିରି ହାନି ହେଉଥିଲା। ପାଖାପାଖି 20 ଟଙ୍କା ପେଟ୍ରୋଲରେ, 80 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ଲିଟର ଡିଜେଲରେ ତୈଳ କମ୍ପାନୀ ହାନି ସହିକିରି ତେଲ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର ଯଦି ଆକଳନ କରିବା, ତୈଳ କମ୍ପାନୀମାନେ ହାରାହାରି 40,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ବା ଦିନକୁ 1,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ହାନି ସହି ଚାଲିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପାଦ ଶୁଳ୍କ 10 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ଲିଟର କମ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ମାସକୁ ହିସାବ ଯଦି କରାଯାଏ ପାଖାପାଖି 15,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ହାନି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମଧ୍ୟ ସହୁଛନ୍ତି। ଏହି ସ୍ଥିତିରେ ବାରମ୍ବାର କେନ୍ଦ୍ର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ତରଫରୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆସୁଥିଲା ଯେ ସରକାର ଏବେ ଦର ବୃଦ୍ଧି କରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ସରକାର ଚାହୁଁନଥିଲେ ଯେ ଦର ବୃଦ୍ଧିର ବୋଝ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ୁ। କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିବାର ଅପେକ୍ଷା ଥିଲା ଯେ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୈଳ କମ୍ପାନୀ ସହିପାରିବେ ଏଇ ଲସ୍ଟାକୁ, କାରଣ ସିଏ ବି ତେଲ କିଣିବା ପାଇଁ ପଇସା ଦରକାର ତାଙ୍କୁ। ସୋ ଏଇଭଳି ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥିତି ଆସିଲା, ଗୋଟେ ଥର 3 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ହେଲା, ଆଜି ଟଙ୍କାଟେ ପାଖାପାଖି 93-94 ପଇସା ପ୍ରତି ଲିଟର ଦର ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଶଙ୍କା ତ ଆମେ ଓପେନ୍ କଥା ଅଛି, ଯଦି 20 ଟଙ୍କା ଆଉ 80 ଟଙ୍କା ହାନି ହେଉଛି, ଆଶଙ୍କା ତ ନିଶ୍ଚିତ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଫେର ଏଇଠି ସେଇ କଥା ଆସିବ ଯେ ସରକାରଙ୍କର ହାତରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଡିସିସନ୍ ନେଲା ଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଯେ ଦର ବୃଦ୍ଧି ଯଦି ନ କରୁଛୁ ତୈଳ କମ୍ପାନୀ ତେଲ ଯୋଗାଇ ପାରିବ କି? ଯଦି ଦର ବୃଦ୍ଧି କରୁଛୁ ସବୁ ଜିନିଷର ଦରରେ ବୃଦ୍ଧି ଆସିବ, କାରଣ ଡିଜେଲ ଗୋଟେ ପରିବହନ ଇନ୍ଧନ। ଯଦି ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ୍ କଷ୍ଟ ବଢ଼େ, ଆଲପିନ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଜିନିଷର ରେଟ୍ ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା। ସେଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଡିସିସନ୍ ନେଲା ଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି, ଯେଉଁଟାକୁ ସେ ସମୟ ସମୟରେ ଆକଳନ କରିବେ ଏବଂ ନେବେ। ଆଉ ନାଇଁ, ଡିମାଣ୍ଡ ସପ୍ଲାଇର ଯେଉଁ ଦେଖିବେ ଆପଣ, କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଉ ପାଖାପାଖି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାୟ ଯେତିକି ସହରାଞ୍ଚଳ ରହିଛି ସବୁ ଜାଗାରେ ସ୍ଥିତି ପ୍ରାୟ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଇଗଲାଣି। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ତେଲ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଉଛି। ରବିବାର ଦିନ ମଧ୍ୟ ତୈଳ କମ୍ପାନୀ ତେଲ ପରିବହନ କରିଛନ୍ତି, ଆପ୍ରାଣେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ତେଲ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁକି। କିନ୍ତୁ ଅହେତୁକ ବିକ୍ରି ଯୋଗୁଁ ସେତଟି ତେଲ ଟ୍ୟାଙ୍କର ମୌଜୁଦ ନଥିବାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ବୋଲି କହିପାରିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ 2-3 ଦିନ ଭିତରେ ପୁରା ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବା ସମୟରୁ ଆମେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ବଜାରରେ ଅହେତୁକ ଦର ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିଛେ, ଯେଉଁଟାକି $70 ବଢ଼ିକିରି ପାଖାପାଖି $140 ମଧ୍ୟ ଛୁଇଁ। ତାର ହାତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଗୋଡ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ତାକୁ ଧିକା ଉଠା କରୁଛନ୍ତି, ତାର ଛାତିରେ ହାତ ମାରିଛନ୍ତି, ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହେଇଛି, ବ୍ଲଡ୍ ବାହାରିଛି, ସବୁ ପ୍ରକାର ତାକୁ ହେଇଛି, ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ମାଡ ହେଇଛି। ଆଉ ତାର ତାକୁ ଟେକି ନେଇକି ରେପ୍ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ, ରେପ୍ କରିବା ପାଇଁ ସିଷ୍ଟମଟା କରିଥିଲେ। ମୋ ପୁଅ ନା ଉମେଶ ରଥ, ଆଜି ମୋ ସାଙ୍ଗେ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ସାଥେ ଲାଗିଛି। ମୋ ସାନ ପୁଅ ମଲର ସାଥେ ଲାଗିଛି। 2023-24 ମସିହାରେ ଆସିଲା ଘର ପାଖକୁ। ରାଜ ମଲନ୍ଦରା, ଦିନେଶ, ମୋଗଲି ଆଉ ତାର ଆଶିଷ ଆଉ ପୁରା ମୋ ଘରୁ 25 ଲୋକ ଆସିଲେ, ଆସିକି ମତେ ଆଟାକ୍ କଲେ। ମତେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ନଥିଲା କି ମୋ ପୁଅ ନଥିଲା, ମୋ ପୁଅ ସେତେବେଳେ ଥିଲା ପୁନାରେ ଥିଲା, ମୋ ଛୁଟି ପଡିଥିଲେ। ଆଉ ଆଟାକ୍ କଲେ, ମତେ ଗୁଡସିଟି ଡାକିଲା, କବାଡ ବାଡିଲା, ଗେଟୁ କବାଡ ବାଡିଲା, ତତେ ଉଠିନି ବୋଲି କହିଲା। ତଥାପି ମୁଁ ତାକୁ ଲଢେଇ କରିଛି, ମୋ ପୁଅ କିଛି କରିନି, ତୋ ପୁଅକୁ ଆଣେ, ତୋ ପୁଅକୁ ମୁଁ ମାରିଦେବି, ତୋ ଗୋଟେ ପୁଅ ମରିଛି, ତୋ ପୁଅ ମାରିଦେବି। ମୁଁ କହିଲି କଣ କଲା ମୋ ପୁଅ ମାରିବ? ନା ମୋର ଆଇଫୋନ ଆଉ ଲ୍ୟାପଟପ୍, ମାଉଜର ଆଉ ଭାବନୀପାଟଣାରେ ମତେ ପୋଲିସ ଆଟାକ୍ କରି ନେଇଛି। ଇଏ ଯାଇ କହିଲା, ମୁଁ ଇଏ ଜାଣିନି, ତୋର ଲିଙ୍କ କିଛି ନାହିଁ, ଇଏ ଜାଣିନି ଶୁଣିନି,
तापर तो मत कहीं हरण करटा 2024 मसीहा 25 मसीहा दुईटा लगी मु बेहपुर थाना देती एसपी सार श्रवण विवेक सार फोन भी करी मोर सीसी कैमेरा फुटेज भी देती देला सार जांच करते सुशीला मैडम भी जांच करते मोर केस देते आमर बेहरा सार देते केसटा तापर से कौन कले मत डाकिले मुझे बाहर कली राज मलंतरा आ ना कौन मोगली आउ तो दिनेश एम समस्त मत रास्ता विक्रम भंडार पेट्रोल टैंक विक्रम भंडार गली पाखे मत उठे चेष्टा कले मुझे सुशीला मैडम को फोन कर कहली मैडम मत इन अवस्था कर सांगे सांगे स्टाफ आसते मत आसिक मत आज यहाँ हूँ 2 वर्ष घटना एति समय आज घटना मो पिला एग्जाम दे आसला एग्जाम दे आसला कहला मम्मी मुझे खाया दौली कहला खाया देकी मो बो पिलार आउ तार मिसिक जाइछंती हमर गिर रोड पाखे अटकिले अटकी तो किए डाकुची कोई पशु आशीष डाकिला ना आशीष डाकिला बोले आंके लुचिक पसनी आउ लुआ छड़ बाड़ी मुझे मोर फुटेज भी अच्छे से मत एसपी सार देती पकईक पिला दुर्दर्शन मारती अंडारे मारती बाड़ी मारती आगे माउजूर फुटिया सागर लोक सब गहली से पड़े मत फाटने देला प्राय आम फुटेज देखला बेड़ू प्राय होती 10 जन कि 8 जन खंडे होती भर सब लुचिक सुबर छक गली सब लाइन अच्छी तापर मु कहली तुम कहीं मो पिला बारंबार कर मत आसी कहला मोर बीजेडी पार्टी के अनिल मो पाखे अच्छी मोर कहीं किसी के अनिल मो पाखे अच्छी मोर कहीं किसी आ तोर तू बेंगू थाना दे टाउन थाना दे तू जो थाना देले मत पैसा मोर बल अच्छी मोर पार्टी बाजी बल अच्छी मोर कहीं किसी मुझे कहली आईन अदालत समान समस्त अच्छी तो ना अच्छी ना अनिल फोन कर अनिल को मुझे कहबी तोर तोर दिन आराम कर कहला तो रखे दिन बरहमपुर तो पुओ को मो मर्डर कला पर्यंत मोर बाईदा है मोर 7 लाख टंका मोर पड़ी मोर 7 लाख मत दे बोले मु 7 लाख तोर कौट आनी आम तो खटिक खाऊ ना आम कौन एमती पैसा बोला आम कौन ते करू ना टंका 7 लाख न दबु तो पुओ दिन दिन मर्डर करी है 2 दिन तले मटन आने पठेली रविवार दिन पठेली गला बेले के मोगली आ तार अमित अमित बिकुची आमिष बिकुची से दुकान अमित दुकान आमिष नवाक आसला पिला अटैक कला समय सी कौन कर दौड़ी घर पलैला अन्य दुकान मटन आनला आज ये जिनसा मुझे बाहर अल्पसंख्यक आयोग की इतनी बड़ी बैठक हुई है सर, लेकिन जो एक बड़ा सवाल सर ये है, कई लोगों ने यहाँ पर क्या किस लिए मकसद क्या था इस पूरी बैठक? ये हमारा नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की ओर से ये एक दिन का कॉन्फ्रेंस बुलाया है। पूरे राज्यों के जो अल्पसंख्यक आयोग होते हैं, स्टेट माइनॉरिटीज कमीशन, उनका कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है। और मैं खुद, हमारे राज्य मंत्री और कुछ स्टेट से मंत्रीगण भी आए हैं। इसमें मुख्य रूप से हर एक स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में स्टेट माइनॉरिटी कमीशन का फंक्शनिंग को लेकर के और जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ का वेलफेयर स्कीम्स, डेवलपमेंट और बाकी जो कार्यक्रम है उसका आकलन करने के लिए बुलाया गया है। और मैं खुश हूँ कि इतने अच्छे से लोगों ने पार्टिसिपेट किए हैं। मुख्य मुद्दा ये है कि हमारा देश में जो सो कॉल्ड माइनॉरिटीज है, जो 6 अल्पसंख्यक समुदाय हैं, इनको हम संदेश देना चाहते हैं कि हमारा देश में माइनॉरिटी कम्युनिटी को माइनॉरिटी कहते ज़रूर है, लेकिन माइनॉरिटी करके इसको किसी तरीके से कमज़ोर या छोटा नहीं मानते हैं। संविधान ने सबको बराबर दर्जा दिया गया है, इसलिए हिंदुस्तान के अंदर में हर एक माइनॉरिटी कम्युनिटी, चाहे सबसे बड़ा माइनॉरिटी कम्युनिटी, सबसे ज़्यादा जनसंख्या मुसलमानों का है, सबसे छोटा पारसी है, लेकिन कोई छोटा बड़ा किसी एक को उसका कम्युनिटी का साइज के हिसाब से हिंदुस्तान में ट्रीट नहीं होता है। सबको संविधान और कानून के तहत बराबर। आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही। आपने कहा जिस तरीके से एक बार रोड बन जाती है तो बार बार उसके रिपेयर की जरूरत पड़ती है, ठीक उसी तरीके से माइनॉरिटीज के लिए कायदे, नियम, कानून बनते हैं, लेकिन हमें उनकी बेहतरी के लिए लगातार काम करना पड़ेगा। हम लोग अपडेट करते रहेंगे, इसलिए जो माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए जो स्कीम्स चलते हैं उसका भी हम अपडेट करते रहते हैं। और राज्य सरकारों से हम आग्रह भी करते हैं कि माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए जो स्कीम्स भेजते हैं वो हमारे मंत्रालय के साथ तालमेल करके जल्दी भेजें, और जो क्वेरीज हम भेजते हैं उसका तुरंत करें। कभी कभी स्टेट गवर्नमेंट सोचते हैं कि हमने स्कीम भेज दिया है, लेकिन स्कीम्स को
एक प्रक्रिया के तहत बेचना होता है, उसका जो स्पष्टीकरण जानकारी जब हम मांगते हैं तो वो तुरंत दे दे ताकि हम काम जल्दी कर सकें। लेकिन मुख्य बात यह है कि भारत सरकार का मोदी जी के नेतृत्व में हर एक स्कीम सबके लिए होता है। मोदी जी का कोई भी स्कीम पूरा हिंदुस्तानियों के लिए, भारतीयों के लिए है। इसके बावजूद भी अल्पसंख्यक समुदाय के लिए कहाँ अगर इंटरवेंशन का जरूरत पड़े तो हम उसको भी करते हैं। सर आपने ये भी कहा था, बहुत बड़ी बात कही थी कि राजनीतिक अल्पसंख्यक आयोग की इतनी बड़ी बैठक हुई है सर, लेकिन जो एक बड़ा सवाल सर ये है, कई लोगों ने यहाँ क्या किस लिए मकसद क्या था इस पूरी बैठक? ये हमारा नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की ओर से ये एक दिन का कॉन्फ्रेंस बुलाया है। पूरे राज्यों के जो अल्पसंख्यक आयोग होते हैं, स्टेट माइनॉरिटीज कमीशन, उनका कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है। और मैं खुद, हमारे राज्य मंत्री और कुछ स्टेट से मंत्रीगण भी आए हैं। इसमें मुख्य रूप से हर एक स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में स्टेट माइनॉरिटी कमीशन का फंक्शनिंग को लेकर के और जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ का वेलफेयर स्कीम्स, डेवलपमेंट और बाकी जो कार्यक्रम है उसका आकलन करने के लिए बुलाया गया है। और मैं खुश हूं कि इतने अच्छे से लोगों ने पार्टिसिपेट किए हैं। मुख्य मुद्दा ये है कि हमारा देश में जो सो कॉल्ड माइनॉरिटीज है, जो 6 अल्पसंख्यक, दुनिया ग्लोबल वार्मिंग के साथ जूझ रहा है और प्रधानमंत्री जब 2014 में बने थे प्रधानमंत्री तो उन्होंने फर्स्ट टाइम सोलर रिन्यूएबल एनर्जी पे कहा था कि भारत उसका लीडर बनेगा। आज हम उस ओर बढ़ रहे हैं। उसी तरह न्यू एज फाइबर, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री, क्योंकि पूरी दुनिया सस्टेनेबल फाइबर चाह रहा है और ये काम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ने बीड़ा उठाया है और उसमें हम लोगों ने 10 फाइबर को लिया है और जिसमें मिल्क बीड है, रेमी है, फ्लैक्स है, सीसल है, नेचुरल बैम्बू फाइबर है, मैकेनिकल, पाइनएप्पल है, ये सिंबल है और सबसे बड़ा बनाना और सब मिलाकर के 10 फाइबर है। यूरोप अभी ही जो भी यहाँ से एक्सपोर्ट होता है उसमें 20% वो सस्टेनेबल फाइबर कहते हैं, ब्लेंड कीजिए। लेकिन अभी दुनिया के पास में सस्टेनेबल फाइबर है नहीं। उन्होंने रिसाइकिल कॉटन और रिसाइकिल पेट बोतल को लिया है और मोदी जी के नेतृत्व में टेक्सटाइल डिपार्टमेंट ने पूरा एक कॉन्सेप्ट नोट भी आज लॉन्च किया है जिसमें इंडस्ट्री, रिसर्चर और टीआरए सबको साथ करके आज हम उम्मीद करते हैं कि हम 5 साल में 1 लाख मीट्रिक टन पर हम ले जाएंगे और ये पूरे दुनिया के लिए एक आश्चर्यजनक होगा कि न्यू एज फाइबर अगर दे सकते हैं तो हम भारत ही दे सकता है। यही आज के पूरे टेक्सटाइल डिपार्टमेंट का कार्यक्रम है। दुनिया ग्लोबल वार्मिंग के साथ जूझ रहा है और प्रधानमंत्री जब 2014 में बने थे प्रधानमंत्री तो उन्होंने फर्स्ट टाइम सोलर रिन्यूएबल एनर्जी पे कहा था कि भारत उसका लीडर बनेगा। आज हम उस ओर बढ़ रहे हैं। उसी तरह न्यू एज फाइबर, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री, क्योंकि
कोर्ट ने जो डॉग्स का मैटर था उस पर जो आज स्ट्रे डॉग्स का मैटर है उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट आया है, जो न्यायपालिका का एक बहुत ही अच्छा कदम है, बहुत अच्छा जजमेंट है। मेनली जजमेंट को 3 पार्ट्स में बांटा गया है। फर्स्ट जो पार्ट है वो रिगार्डिंग मॉडिफिकेशन, जो एप्लीकेशन थी जजमेंट के रिगार्डिंग, जो पहला था उसके रिगार्डिंग दी हुई थी उसमें है। सेकंड पार्ट में जो एसओपी है, जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है उसके रिगार्डिंग है। और जो थर्ड पार्ट है वो स्पेसिफिकली थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट कहूंगा, क्योंकि उसमें कॉम्प्लायंस बाय स्टेट्स एंड ड्यूटीज की बात की गई है। मेन बिंदु ये है, तो आर्टिकल 21 के अंतर्गत ये चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी गई है कि जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, उन सबको एक राइट टू लाइफ है और वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ताकि वो बिना किसी फियर के सोसाइटी में, समाज में कहीं भी आ जा सके, चाहे वो एयरपोर्ट्स हो, स्कूल्स हो, कॉलेज हो, सड़कें हो, रोड हो, पब्लिक प्लेसेज हो। तो एक तो ये है कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स है और यूटीज हैं, जो पिछले ऑर्डर्स थे कोर्ट के उनको भी, और जो आज का ऑर्डर है उसका जो कॉम्प्लायंस है उसे इंश्योर करेंगी। और साथ में आज के जजमेंट में एक इम्पोर्टेंट चीज और है, जो म्युनिसिपल अथॉरिटीज के ऑफिसर्स हैं और जो उनके कर्मचारी हैं, उन्हें एक प्रोटेक्शन की बात भी की गई है कि अगर वो अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करते हैं, जो डॉग बाइट के केसेस को स्टॉप करने के लिए जो एबीसी प्रोग्राम है उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए, या जो भी और मेजर्स है उन्हें इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो उनके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल एफआईआर या कोई भी क्रिमिनल केस वगैरह नहीं होगा। मतलब जिसे हम कहते हैं कि एक सामान्य प्रक्रिया के तहत। और बाकी जो आज के जजमेंट की कॉपी है वो जब पूरी अपलोड हो जाएगी तो उसके बाद आपको डिटेल बिंदु हम बताएं। का जो प्रॉब्लम है उसको कोर्ट ने कैसे रिकॉग्नाइज किया है और क्या आदेश अथॉरिटीज को? हाँ, मैं आपको बताऊं, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि आर्टिकल 21 के अंतर्गत जो राइट टू लाइफ है उसे एक इम्पोर्टेंट फंडामेंटल राइट मानते हुए ये चीज इंश्योर करने की कोशिश की गई है, जिसमें आज के जजमेंट में आप लोगों ने सुना भी होगा कि देश के अलग अलग हिस्सों में ये बताया गया कि कहाँ कितने डॉग बाइट के केसेज हुए हैं। इवन पिछले साल में भी कई लाख केसेज डॉग बाइट के हुए हैं, और इस साल भी आप अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे तो कई डिस्ट्रिक्ट में थाउजेंड्स ऑफ केसेज हैं, हंड्रेड्स ऑफ केसेज हैं डॉग बाइट के। तो सीधी सी बात निकल के यही आती है कि जो राइट टू लाइफ का हमारा फंडामेंटल वो है, राइट है, उससे किस तरह से इन स्पिट इंश्योर किया जाए, किस तरह से उसे लागू किया जाए, ताकि जो हमारे बच्चे हैं, बूढ़े हैं, स्कूल जाने वाले हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो बिना किसी फियर के अपनी जगह पे जा सके। उन्हें ये नहीं हो कि हम 5-6 लोग एक साथ जाए, बच्चा है अकेला जा रहा है, स्कूल जा रहा है, तो वो सीधा जा सके, उसे कोई फियर ना हो कि 4-5 डॉग्स आएंगे और एकदम उस पर अटैक कर देंगे। तो एक चीज ये है कि सोसाइटी को बिना किसी फियर के लोग अपना काम कर सके, तो उस चीज को इंश्योर करने की कोशिश की गई है और एक बहुत ही अच्छा कदम है, बहुत ही एक राइट डायरेक्शन में दिया हुआ जजमेंट है, जिसे हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। अथॉरिटीज को क्या डायरेक्शन है के बारे में भी कहा है, डॉग्स को यूथनेसिया देने? हाँ, वो जो एबीसी प्रोग्राम है उसे इम्प्लीमेंट करने की बात की गई, और जितने भी मेजर्स थे जो आपने पुराने जजमेंट में जो साथ उन्होंने बिल्कुल मॉडिफाई कर भी दिया है, कह करके हम मॉडिफाई नहीं कर रहे हैं। उन्होंने ये बोल दिया है कि अब हम नहीं सुनेंगे, अगर किसी को तकलीफ हो हमारे वर्डिक के साथ या कोई सुन नहीं रहा है तो आप हाई कोर्ट्स में चले जाएं। अब 36 हाई कोर्ट्स हैं, लोग जाते रहेंगे या नहीं जाते रहेंगे? इन्होंने असल में मैं बताती हूँ क्या हुआ है। इन्होंने पिछले वर्डिक में ये बहुत सख्ती से बोला था कि स्कूलों से हटाओ, कॉलेजेस से हटाओ, अस्पतालों से हटाओ, बस स्टॉप से हटाओ, और शेल्टर्स बनाओ। ये 5 चीजें किसी ने नहीं की। 54,000 कॉलेजेस हैं, ये सब ने मना किया कि हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि हमारी कॉलेजेस में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत शोर मचाते हैं। एक छोटे छोटे कॉलेजेस में भर गए हैं जानवरों की हिमायत। देखुले वर्तमान समय देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर संपूर्ण भारत में। समय होछि ब्रेक पर खबर प्रसारण जारी रहिबो। देखुथांतु कलिंग भारत।